आज नेपोलियन के बारे में कुछ और आगे की बातें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन संहिता। नेपोलियन बोनापार्ट न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ ही था, बल्कि वह साहसी भी था। फ्रांस की बागडोर अपने हाथों में संभालकर उसने सत्ताधीशों को गिरफ्तार कर लिया। जनता की भावना तथा राजनीतिक दांवपेचों को वह भली भांति समझ चुका था। नेपोलियन ने विधि संहिता लिखने के लिए 2 समितियों को नियुक्त किया। यह उसकी तानाशाही का प्रथम चरण था। क्रांति के बाद कोई भी विधि प्रणाली अस्तित्व में नहीं रही। इसी कारण न्याय अवस्था आधी अधूरी थी। 4 महीने बाद विधि संहिता का प्रारूप बना, जिसे नेपोलियन संहिता का नाम दिया गया। इस प्रारूप पर राज्य परिषद में चर्चा हुई। 18 महीने बाद इस पर मतदान हुआ। नेपोलियन की लोकप्रियता फ्रांस में कितनी थी, इसका अनुमान इस मतदान से ही चल सका। नेपोलियन संहिता के पक्ष में 80% मत पड़े। सन 1804 में यह संहिता लागू की गई। नेपोलियन एक ऐसा तानाशाह था जो जनता द्वारा पूरी तरह स्वीकार किया गया था। 1 शताब्दी से अधिक समय बीत जाने पर आज भी नेपोलियन संहिता फ्रांस की विधि संहिता बनी हुई है। नेपोलियन ने अनेक महीनों तक इस पर विस्तार से चर्चा की थी। कानून की इस पुस्तक में सर्वाधिक विवाद वाले बिंदुओं पर नेपोलियन के अपने निर्णय उल्लेखित हैं तथा इसमें क्रांति के प्रारंभिक दिनों में सुनिश्चित सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। नेपोलियन के मार्गदर्शन में अनुभवी व स्थिर बुद्धि व्यक्तियों ने मानव अधिकारों का मूल्यांकन कर के उसमें सुधार किए और उसे नई प्रणाली का रूप दिया। उस प्रणाली में वंश के लिए तथा उत्तराधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था। सभी बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में समान अधिकार दिए गए थे। गोद लेने की प्रथा का नेपोलियन ने विरोध किया। उसका मानना था कि प्रत्येक दंपति को अपनी संतान होनी आवश्यक है। इस संबंध में उसने कहा था, हम यहाँ कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह नहीं करना चाहते। मनुष्य को उसकी भावना के द्वारा व्योन्मुख किया जाता है। भावना ही वह तत्व है जो मनुष्य और पशु में भेद करती है। नए विधान में मनुष्य की भावनाओं का कोई महत्व नहीं दिया गया है। एक सिपाही कुछ सिक्कों अथवा किसी प्रमाण पत्र के लिए मरना नहीं चाहेगा। उसके हृदय को अभिभूत करने वाला व्यक्ति उसमें साहस का संचार कर सकता है। दत्तक पुत्र हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी कारण हमें विधायी कार्यों को करने की आवश्यकता रहती है। दत्तक पुत्र लेना क्या है? यह प्रकृति को धत्ता बताने वाला, खुद को एक प्रकार का मानसिक संतोष देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सामाजिक मान्यता के अनुसार एक रक्त से उत्पन्न संतान को किसी अन्य व्यक्ति की संतान मान लिया जाता है। क्या इससे अधिक निकृष्ट कोई दूसरा कार्य हो सकता है? रक्त संबंध न होने पर 2 व्यक्ति आपसी स्नेह व समझौते के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नेपोलियन का सामयिक अनुभव इतना गहन था कि वह व्यभिचारी महिला को तलाक दिए जाने तथा उसे उसके अपराध के लिए दंडित करना आवश्यक मानता था। क्रांतिकारियों ने विवाह के लिए लड़कियों की आयु 13 वर्ष तथा लड़कों की आयु 15 वर्ष रखी थी, किंतु नेपोलियन ने इसे बढ़ाकर लड़कियों की आयु 15 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी थी। वह तलाक का पक्षधर या, परंतु उसने इसे सरल नहीं बनाया। उसका मानना था, यदि पति पत्नी में मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो जाए तो सर्वाधिक प्राकृतिक व घनिष्ठ समझे जाने वाले बंधनों का क्या अर्थ होगा। यदि तलाक की प्रक्रिया को जटिल न बनाया गया तो युवतियां फैशन, सुख सुविधा अथवा संरक्षण पाने के लिए गलत व अपने अनुकूल न बैठने वाले व्यक्ति से भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। अतः कानून द्वारा तलाक पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। वस्तुतः तलाक में 3 तर्कसंगत आधार रखे गए। आधार है पति अथवा उसके संबंधी द्वारा स्त्री की हत्या का प्रयास करना, दूसरे
पुरुष द्वारा किसी अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करना अथवा पुरुष का नपुंसक होना। तीसरा, स्त्री का पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध होना। उसका मानना था कि आपसी विचार विमर्श और सोच समझ के बाद ही तलाक का मामला तय किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में एक बार अलग हो जाने की अफवाह फैलने के बाद पुनर्मिलन की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इन सभी मामलों में उसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन को यथासंभव संरक्षण देना है। कानून द्वारा उसने संतान के प्रति माता पिता के दायित्व को भी उजागर किया है। उस कानून के तहत शर्त थी, वैध विवाह से संतान पैदा करने वाले पुरुष की जिम्मेदारी संतान के गर्भ में आने के समय से ही प्रारंभ हो जाएगी। यदि पुरुष 15 माह तक अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता तो वह पैदा होने वाली अपनी संतान पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। नेपोलियन ने जब इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो उसके वफादार सहयोगी मोरेंगो ने इसका पूर्ण समर्थन किया। सांसारिक व्यक्ति व एक उच्च पदस्थ अधिकारी के नाते उसने अपना निष्कर्ष इन शब्दों में प्रस्तुत किया, मैं सत्य की रक्षा के लिए अपनी प्रतिष्ठा को भी दाव पर लगा दूंगा, किंतु पत्नी के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि इससे किसी को भी लाभ नहीं होता। यदि पति को पत्नी के साथ रहने और गर्भ धारण की तारीख का सही पता नहीं है तो संतान के हित को सर्वोपरि मानते हुए स्त्री के लिए अपनी जवान बंद रखना ही बेहतर होगा। ज्येष्ठ पुत्र के भरण पोषण के कर्तव्य को सीमित करने के प्रस्ताव पर उसका कहना था, एक पिता को अपनी 15 वर्षीय पुत्री को घर से निकालने का अधिकार नहीं है। मान लो यदि उस व्यक्ति की 60,000 फ्रैंक सालाना आमदनी है तो उसे अपने पुत्र के साथ रहने का कोई हक नहीं। तुम वृद्ध होने के कारण अपनी आदतें नहीं सुधार सकते तो अपने कार्य स्थान पर अलग रहो। यदि माता पिता सेवा को संतान का अनिवार्य कर्तव्य मानेंगे तभी बच्चों में अपने अभिभावकों की सेवा प्रवृत्ति सुदृढ़ होगी। नेपोलियन 80 वर्ष के ड्रांसेट जैसी ऊर्जा व विकसित तर्क शक्ति से परिपूर्ण था। उसका बूढ़ा वकील प्रत्येक प्रस्ताव पर प्रश्न करने वाले युवा नेपोलियन का विश्लेषण शक्ति की सराहना करता था। नेपोलियन के समक्ष 37 विधियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा भी उसने अन्य मामलों पर प्रश्न किए। भोजन, धन तथा सुरक्षा जैसे मामलों पर भी उसने अपने मंत्रियों से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। उसके विषय में एक सहयोगी का कहना था, अपनी सुव्यवस्थित जानकारी के आधार पर वह कानून बनाने, प्रशासन चलाने तथा परिचर्चा करने में प्रतिदिन 18 घंटे लगा रहता है। उसने 3 वर्षों में 1 शताब्दी तक राज्य करने वाले राजा से भी अधिक शासन किया। नेपोलियन की तीव्र स्मरण शक्ति एक ऐसा शस्त्र था जिससे वह अपने किले रूपी मस्तिष्क की रक्षा करता था। नेपोलियन की नजरों में जितना राजनीतिक कार्यों का महत्व था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसे जनता के हितों का कार्य लगता था। अपने मातहत काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर वह पैनी नजर रखता था। उसे विगत 10 वर्षों से नकारा पड़े प्रशासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त किया। उसने न केवल पिछले 10 वर्षों में जन सुरक्षा, स्वच्छता तथा व्यवस्था की निरंतर गिरती हुई दशा को सुधारा, बल्कि अपने देश की मुद्रा के भाव की अस्थिरता से लाभ उठाने वाले सभी विभागों के से कार्यालयों द्वारा कर वसूली भी की। इस संबंध में उसका कहना था, सुरक्षा व संपत्ति केवल उस देश में ही पाई जाती है जहां कर की दरों में प्रतिवर्ष परिवर्धन नहीं किया जाता। उसने फ्रांस का बैंक भी स्थापित किया, कराधान की स्थिति के विश्लेषण के लिए बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा कृषि भूमि के पंजीयन तथा जंगलों के लिए भी बोर्ड बनाया। उसके पूर्वाधिकारियों ने राज्य क्षेत्र का दुरुपयोग किया था, परंतु उसने राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने के लिए उस शेष धन का सदुपयोग किया। कर वसूली में 7 से 17 गुना तक की वृद्धि हुई।
वाणिज्य चैम्बरों को पुनर्जीवित किया, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित किया, हर्षमान मुद्रा में सट्टा लगाने की प्रवृत्ति का उन्मूलन किया, सैनिक, ठेकेदारों व अनुचित लाभ लेने वाले अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाई। इसी तरह अन्य अनेक उपायों से उसने उत्पादन उद्योग की स्थिति में सुधार किया। उसके कार्य करने की शैली वास्तव में चमत्कृत करने वाली थी। कुल मिलाकर नेपोलियन सभी मामलों में पूर्ण मनोयोग्य व सद्भावना से कार्य करने वाला शीर्ष पुरुष था। उसने अपनी ही तरह ऊर्जावान, बुद्धिमान तथा समर्पित लोगों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संस्थानों को प्रभारी नियुक्त किया। पक्षपात को सिरे से तिलांजलि देते हुए कुशलता तथा कुशाग्रता को ही वरीयता दी। उसने पद विशेष के लिए व्यक्ति विशेष की परंपरागत महत्ता को सिरे से ही नकार दिया था। उसने दल में व्यक्ति की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। मेयर से नीचे के सभी अधिकारियों की नियुक्ति ऊपर से की जाती थी तथा वेतन भी शीर्षाधिकारी ही निश्चित करते थे। उत्तराधिकार के इस प्रचलन की परंपरा को नेपोलियन ने नकार दिया था। उसने कहा यह एक निरर्थक परंपरा थी कि साधारण विषयों की फाइलें भी उच्चाधिकारी के पास भेजी जाए। यह उसका राजनीतिक विरोध नहीं था। इस संबंध में उसका कहना था, मेरे किसी दल की साख या शक्ति पर आस्था नहीं है, अतः मुझ पर किसी का एहसान या दबाव भी नहीं है। कुछ काल पूर्व जो बुद्धिजीवी अपराधों में लिप्त थे, अब मैंने उनकी बुद्धि का उपयोग नए सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने में किया। उनमें मजदूर भी सम्मिलित हैं, किंतु समस्या यह है कि वे सभी जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक हैं। विशेषकर प्रत्येक फ्रांसीसी नागरिक अपने को देश का शासन करने में सक्षम मानता है। नेपोलियन ने अपने सफल राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ होने का परिचय दिया। उसने सतर्कता पूर्वक सभी दलों को संतुष्ट करके परस्पर शत्रुओं किंतु आश्चर्यजनक रूप से योग्य दो कपटियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे तथा कहा, जब जैकोबिन फैश पुलिस मंत्री है तो क्या क्रांतिकारी सामाजिक प्रणाली में विश्वास नहीं कर सकते? क्या अमीर लोग टेलीरेंट के विदेश मंत्री होने पर किसी तरह की खुशी प्रकट नहीं करेंगे? इनमें से मेरे दाएं और एक बाएं हैं। मैं सभी लोगों को एकजुट कर साथ लेकर चलने का मार्ग निर्मित कर रहा हूँ। समस्त संस्थाध्यक्षों तथा उच्चाधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया, निश्चित सीमा से अधिक समारोहों तथा उत्सवों का आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति अभी तक इनकी जरूरत महसूस करता है तो उसे राष्ट्रीय संरक्षकों व कर्णधारों को इसकी सूचना देनी होगी, क्योंकि देश का शासन अब शक्तिशाली हाथों में है तथा सभी बाधक तत्वों को हटाने में समर्थ है। नया संविधान लागू करने के बाद उसने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, फ्रांस के नागरिकों, जिन सिद्धांतों हेतु क्रांति शुरू हुई थी उन्हीं के साथ यह समृद्धि लौटी है, किंतु अभी हम किनारे पर हैं, हमें बहुत आगे जाना है। नेपोलियन अपने उन शत्रुओं से गाफिल नहीं था। उसकी पैनी नजर मित्र व शत्रु का भेद तुरंत कर लेती थी। जब कभी उसके समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि अमुक व्यक्ति उसके साथ तथा अपने पद के साथ छल कर रहा है, तो उसने उस समस्या से निपटने के लिए उस कपटी अधिनक्ष को व्यवस्था से पृथक नहीं किया, बल्कि वह स्पष्ट शब्दों में उसके मुंह पर ही उसकी बेईमानी के रहस्य खोज लेता था। तत्पश्चात सख्त चेतावनी देकर कार्य को ईमानदारी से करने को कहता था। उसकी नजरें ऐसे व्यक्तियों पर जैसे चिपकी सी रहती थी। वह खुद महत्वाकांक्षी था, अतः दूसरों की महत्वाकांक्षा को भी समझता था। उसका मानना था कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सभी से होती है, अतः वह उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता था। किंतु जब उसकी चेतावनियां कारगर सिद्ध नहीं होती थी, तब उसका क्रोध ज्वालामुखी की भांति ही फटता था, जिसके दहकते लावे में वह भ्रष्ट अधिकारी जलकर भस्म हो जाता था।
तो आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी फिर अगले वीडियो में।